साथियों नमस्कार। फाइनली लास्ट हमारा मिडिवियल इंडिया का लेक्चर है यहाँ पे मुगल डायनेस्टी, जिसको हम 1526 से 1857 बहादुर शाह जफर तक देखेंगे। सो इसके बाद हम लोग मराठा एम्पायर को भी देखेंगे इसी चैप्टर में। देखिए, आपको फैक्ट्स आने चाहिए। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए फैक्ट्स पे पकड़ होना चाहिए और एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए कि आपने बाबर पढ़ा, हुमायूं पढ़ा, शेरशाह पढ़ा, तो इस तरीके से। तो चलिए हम लोग इस तरीके से अपने नोट्स को फैक्चुअल रखा है। बाबर 1526 से 30 कार्यकाल था। रियल नेम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। पिता के साइड से तैमूर का डिसेंडेंट था तथा माता की साइड से चंगेज खां का डिसेंडेंट था। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में 21 अप्रैल को यानी 21 अप्रैल 1526 को हराया और मुगल वंश की स्थापना करता है। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ और इसमें मेवाड़ के राणा सांगा को हरा दिया। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ और इसमें मेदिनी राय को हरा दिया बाबर ने। 1529 में मोहम्मद लोदी को हरा दिया, जो इब्राहिम लोदी का अंकल था। घाघरा का युद्ध हुआ, जो घाघरा नदी है उसके किनारे। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसका जो मकबरा है टॉम, वो काबुल में बनवाया जाता है, जो अभी अफगानिस्तान की राजधानी है। बाबरनामा किताब लिखी गई चगताई तुर्की में और ये पहला ऑटोबायोग्राफी है इस्लामिक लिटरेचर का। चार बाग जो 4 क्वार्टर गार्डन है उसको इंट्रोड्यूस किया, चार बाग स्टाइल को इंडिया में बाबर ने। पहली बार फील्ड आर्टिलरी का यूज किया, पानीपत में यूज किया था जब इब्राहिम लोदी से लड़ाई लड़ रहा था। बाबरी मस्जिद को बनवाया अयोध्या में 1528 में और मीर बकी को श्रेय जाता है इसके लिए। तुगलुमा तथा फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया। बेसिकली तुगलुमा क्या है, तो ये एक मिलिट्री टैक्टिक है और फ्लैंकिंग पार्टी मतलब चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसमें गन पाउडर तथा आर्टिलरी को पॉपुलराइज किया। उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है तुजुक ए बाबुरी, ये लिखा गया तुर्की में। ऑटोबायोग्राफी मतलब वो खुद अपने बारे में जब कोई लिखता है, और इसको पर्सियन में बाबरनामा में ट्रांसलेट किया गया बाय अब्दुल रहीम खान ए खाना। इंग्लिश ट्रांसलेशन किया मैडम बेवरीज ने। दो पोएट्री एंथोलॉजीज भी हैं बाबर का, तुर्की में है दीवान और पर्सियन में है मुबायान। रिसाला ए उसाज, यह भी रचना बाबर की ही है। नाउ इतना इंफॉर्मेशन बाबर के बारे में काफी है। बाबर का बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है 1530 में, 1540 तक रहा। फिर बीच में आपको पता है कि सूरवंश की स्थापना हो गई। फिर आया 1555 में हुमायूं और 1556 तक रहा। हुमायूं का रियल नेम था नसीरुद्दीन हुमायूं, जो बाबर का बेटा था। और इसका जो जब उत्तराधिकार की लड़ाई हुई तो इनकी इसके भाइयों में होने लगा, जैसे कामरान, हिंदाल, अस्करी और अलोंग विद अफगान्स, अफगान्स के साथ भी। शेर शाह के साथ लड़ाई लड़ी चौसा में 1539 में, जो बिहार के बक्सर में है, तथा 1540 में कन्नौज बिलग्राम में, और हुमायूं हार गया इसमें। फिर हुमायूं ईरान चला जाता है, 12 साल तक वहीं ईरान में रहता है और वहीं पे उसको मदद मिलती है शाह तहमास्प से, जो साफाविद रूलर था। टेम्परली सिया इस्लाम को भी अपना लिया था हुमायूं ने, और पेंटर्स लाया अपने साथ मीर सैयद अली और अब्दुस समद को। बैटल ऑफ सरहिंद 1555 में हुआ। इसमें सिकंदर शाह सूर को हुमायूं ने हरा दिया और दिल्ली और आगरा पे पुनः जो है इसको कैप्चर कर लेता है। इसका भाई था कामरान, इसको इसने अंधा बना दिया हुमायूं ने, क्योंकि बार बार जो है ये धोखेबाजी कर रहा था। शेर शाह की मृत्यु के बाद यह रिटर्न करता है 1555 में, अपने भाइयों को और अफगानों को हराता है। मृत्यु कैसे हुई हुमायूं की? लाइब्रेरी था हुमायूं का दिल्ली में जिसका नाम था दीन पनाह, उसकी सीढ़ियों से गिर करके 1556 में मृत्यु हो गई और दिल्ली में ब्यूरी कर दिया गया। ब्रिटिश एक ओरिएंटलिस्ट है, उसका नाम है लेन पूल। इसने कहा हुमायूं टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड ही टम्बल्ड आउट ऑफ इट। इसका मतलब था कि उसका रेन मतलब जो पीरियड था वो काफी टर्ब्यूलेंट था। हुमायूं की पर्सनालिटी काफी वोलेटाइल थी और एंड भी काफी ट्रेजिक हुआ, मतलब सीढ़ियों से गिरकर हो गया ना। हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बेगम। इसने हुमायूं के बारे में किताब लिखा जिसका नाम था हुमायूं नामा। दीन पनाह को हुमायूं ने अपना सेकंड कैपिटल बनाया था।
नाउ थोड़ा सूर एम्पायर देख लेते हैं, और इसमें सेकंड अफगान एम्पायर भी कहते हैं, क्योंकि लोदी वंश हमने पहले पढ़ा था अफगान के बारे में। तो इसमें आता है शेर शाह सूरी, जो 1540 से 1545 तक रूल करता है। हसन खां का यह बेटा था। हसन खां जागीरदार थे, कहाँ के? सासाराम के। इब्राहिम लोदी जो है, अपने फादर की जो जागीर थी वो शेर शाह को ट्रांसफर कर दिया। रियल नेम था फरीद खान। टाइटल मिला था शेर खान, जब एक टाइडल को, सिंगल हेड टाइगर को इसने मार दिया था। 1527-28 में बाबर की सेवा में ज्वाइन करता है। साउथ बिहार में डिप्टी गवर्नर बनाया जाता है। हजरत ए आला नाम से जो है, मतलब ये गद्दी पर बैठता है। चुनार इसको मिलता है जब वो लड़मरीका से शादी कर लेता है, क्योंकि चुनार चुनार फोर्ट की जो गवर्नर थी उसी की यह विडो थी। 1539 में हुमायूं ने 1539 में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया और तब टाइटल अपनाया शेर शाह। नेक्स्ट ईयर 1540 में 1540 में हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हराया और कन्नौज पे कब्जा कर लिया। किन किन क्षेत्रों पे कब्जा किया? तो मालवा में 1542, रणथंभौर 1542, रायसीन 1543, मारवाड़ 1542, चित्तौड़ 1544, कालिंजर 1545। और 1545 में ही कालिंजर में आपको पता है कि इसकी मृत्यु हो गई। 5 साल तक शासनकाल रहा और ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। जो क्वाइन जारी किया उसको कहते थे रुपया। वेट्स एंड मेजर्स को फिक्स किया। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, जो कलकत्ता से पाकिस्तान के पेशावर तक जाती है। कैंटोनमेंट भी बनवाया। लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया कि अगर लोकल लेवल पे क्राइम होगा तो वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। मुकद्दम्स, जो मुखिया आज का देखते हैं, तो इनको पनिश किया गया फेलियर के लिए। लैंड का मेजरमेंट हुआ, 1/3 एवरेज फिक्स किया गया लैंड टैक्स के रूप में। किसानों को पट्टा यानी कि टाइटल का डीड दिया गया तथा कबूलियत यानी डीड ऑफ एग्रीमेंट भी दिया गया। जमींदार्स को हटा दिया गया और टैक्सेस को डायरेक्टली कलेक्ट किया जाने लगा। पुराना किला दिल्ली में बनवाया, सासाराम में ब्यूरियल है। क्वाइंस इशू किया, सिल्वर में रुपया, कॉपर में दाम, गोल्ड में मोहर। ये स्टैंडर्डाइज करेंसी सिस्टम था। रोहतास का किला बनवाया और शेर शाह टॉम्ब सासाराम में आप देख सकते हैं, जो फाइनेस्ट अफगान आर्किटेक्चर है इंडिया में। किला ए कुन्हा मॉस्क पुराना किला के अंदर है। बहुत सारे पेड़ लगवाए। सराय बनवाया जो कि रेस्ट हाउस था, हर दो कोस पे जीटी रोड पे, और जीटी रोड को सड़क ए आजम या बादशाही सड़क कहते हैं। पोस्टल सिस्टम था। घोड़ा जो है ना, हॉर्सेस, उनका प्रयोग किया रेगुलर इंटरवल्स पे ताकि रॉयल कम्युनिकेशन हो सके। इस्लाम शाह 1545 से 54 तक इसके बाद आते हैं, और उसके बाद इस्लाम शाह के बाद मोहम्मद आदिल शाह, जो 1554 से 55, बहुत शॉर्ट पीरियड आया, और फिर हुमायूं आ जाता है। नाउ अकबर का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल इसी से आते हैं। 1556 से 1605 तक अकबर का पीरियड था। हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा था अकबर, और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से 14 वर्ष की उम्र में पंजाब के कालानौर में गद्दी पर बैठता है, और रीजेंट यानी जो देखभाल करता था वो बैरम खां था। पानीपत का दूसरा युद्ध नवंबर 5, 1556 को हेमू के साथ हुआ, जो मोहम्मद आदिल शाह का हिंदू जनरल था, और इधर से लड़ रहा था बैरम खां, जो रीजेंट था अकबर का। इसमें हेमू हार जाता है। हेमू को कैप्चर करके बैरम खां जो है मार देता है। बैरम खां का भी जो रीजेंसी है वो खत्म हो जाता है 1560 में, और 18 साल की उम्र में पूरी तरह सत्ता अकबर अपने हाथों में ले लेता है। माहम अनगा तथा अधम खां जनता, ये लोग 1560 से 62 तक अकबर को, मतलब पूरा इनका इन्फ्लुएंस रहता है, और इसको पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहा गया। बहुत सारे स्टेट्स को अकबर ने जीता, और कई सारे स्टेट्स को जैसे बनवाया, जैसे कि फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूं का किला दिल्ली में। फतेहपुर सिकरी के बारे में देखें तो ये आगरा के नजदीक है। शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को ब्लेस किया, और तब जाकर के सलीम या शेखू बाबा, जिसे बाद में हम जहांगीर कहते हैं, इसका जन्म होता है। अकबर
आगरा से अपनी कोर्ट को हटाकर फतेहपुर सिकरी ले जाता है इन्हीं के ऑनर में, शेख सलीम चिश्ती के ऑनर में। नेक्स्ट है इबादत खाना, इसको हाउस ऑफ वर्शिप कहते थे, 1575 में बना। इनिशियली केवल मुस्लिम्स के लिए था, बाद में सभी रिलीजन्स के लिए खोल दिया गया 1578 में। नेक्स्ट है महजर 1579 में। इसमें अकबर को डिक्लेयर किया गया कि फाइनल आर्बिटर होगा हर रिलीजियस डिस्प्यूट्स में। शेख मुबारक ने इसको ड्राफ्ट किया और इसको कहते हैं इनफॉलिबिलिटी डिक्री। मतलब हो गया कि अकबर ही डिसाइड करेगा रिलीजियस मैटर में कि क्या चीजें क्या हैं। सुलह ए कुल यानी सभी के साथ शांति रखना है, ये कोर प्रिंसिपल था अकबर के गवर्नेंस का। बिरबल का पेन नेम था ब्रह्म कवि हिंदी पोएम्स। तानसेन का ओरिजिनल नाम रामतनु पांडे था, जो स्वामी हरिदास का चेला था और ग्वालियर से मतलब ही बिलोंग टू ग्वालियर। दीवान खास फतेहपुर सिकरी में, यह फेमस था अपने सेंट्रल पिलर विद सर्पेंटाइन ब्रैकेट्स के लिए। मनसब का रैंक 10 से 5000 था, बाद में 7000 कर दिया गया था प्रिंसेस के लिए। आगरा फोर्ट को 1565 में बनाया जाने लगा, 1573 में कंप्लीट हुआ, रेड सैंडस्टोन में था। 1582 में नया रिलीजन बना दीन इलाही, जो सिंथेसिस था हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी का। इसमें प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और एकमात्र हिंदू इसको फॉलो करने वाला था बिरबल, बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया। बिरबल को मार दिया गया यूसुफ जाई ट्राइब के द्वारा 1586 में एक युद्ध में। अबुल फजल को मार दिया गया बीर सिंह बुंदेला के द्वारा 1601 में। अकबर ने मुगल इंडिया को एक ऑफिशियल लैंग्वेज दिया, उसका नाम था पर्शियन। अकबर को रियल फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर कहते हैं और पहला मुगल रूलर था जो रिलीजन को राजनीति से अलग करता है, धर्म और राजनीति को अलग किया। नाउ आप बताइए कि हमने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग करने की बात कही थी दिल्ली सल्तनत में, वो किसने किया था? अकबर की मृत्यु होती है 27 अक्टूबर 1605 को, डिसेंट्री से मृत्यु हो जाती है और प्रिंस सलीम यानी जहांगीर सक्सीड करता है। अकबर को आगरा के नजदीक सिकंदरा में दफना दिया जाता है। नाउ ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप इनको देख लेंगे। यहाँ लिखा है साल और यहाँ है इसकी प्रोविंस और यहाँ है किससे लिया गया। जैसे 1560-62 आप यहाँ देखेंगे तो मालवा बाज बहादुर से अकबर ने लिया। 1561 में चुनार अफगानों से जीता। 1562 में मराठा जयमल से। 1564 में गोंडवाना या गढ़कटंगा रानी दुर्गावती जो रीजेंट थी वीर नारायण इनसे। 1568 में चित्तौड़ जीता राणा उदय सिंह से। 1569 में रणथंभौर सूरजन हाडा से। 1569 में कालिंजर रामचंद्र से। 1570 में मारवाड़ चंद्रसेन कयनमल राज सिंह एंड हरिराय से। 1572 में गुजरात बहादुर शाह से। 1574 से 76 में बंगाल बिहार दाऊद खां कर्रानी से। 1576 में हल्दी घाटी जीता राणा प्रताप से। 1581 में काबुल जीता मिर्जा हकीम से। 1585-86 में कश्मीर जीता यूसुफ खान तथा याकूब खान से। 1590-91 में सिंध जीता जानी बेग मिर्जा से। 1590-92 में उड़ीसा जीता कुतुल खान एंड निसार खान से। 1591 में खानदेश जीता अली खान से। 1595 में बलूचिस्तान जीता यूसुफ जाई ट्राइब से। 1595 में कंधार जीता मुजफ्फर हुसैन मिर्जा से। 1600 में अहमदनगर जीता चांद बीबी से जो रीजेंट थी बहादुर शाह की। और 1601 में असीरगढ़ जीता मीरन बहादुर खान से। ये 1601 वाला जो असीरगढ़ है ना, ये याद रखिएगा बार बार, और इसका डेट ये पूछा जाता है कि आखिरी जो जीता था उसके बारे में। तो ये फैक्ट था, इसमें कुछ समझाने का है नहीं ना। अकबर की राजपूत पॉलिसी होता है, उसने कोशिश किया कि हम राजपूतों को अपनी तरफ कर लें और मुगल सेना में लगाया और उनको जो मुगल नोबल्स थे उनके बराबरी में रखा। हरका बाई से शादी किया जो भारमल या बिहारी मल की बेटी थी, जो कछवाहा राजपूत था आमेर का, जिसकी राजधानी जयपुर थी। 1562 में इसने किया। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में महाराणा प्रताप के साथ, जो मेवाड़ के राजा थे और मुगल आर्मी को लीड कर रहा था मान सिंह, इसके साथ आमेर में हुई। राणा प्रताप को इसमें हार का सामना करना पड़ा बट उन्होंने घुटने नहीं टेके। उसके बाद राणा उदय सिंह 1537 से 72 और उसके बाद राणा प्रताप आते हैं 1572 से 97 तक। तो ये लोग अकबर की जो प्रभुसत्ता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं अकबर के टाइम में, जैसे 1562 में पहली बार अजमेर की यात्रा करता है। 1562 में ही फोर्सिबल कन्वर्जन वॉर प्रिजनर्स का स्लेव्स में बंद कर देता है। 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स को खत्म कर देता है।
1564 में कहता है कि जजिया को भी खत्म करो। 1571 में फतेहपुर सिकरी का स्थापना करता है और 1574 में मनसबदारी सिस्टम आता है। 1575 में इबादत खाना जहां पूजा होता था वो आया। 1578 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन बना दिया कि अब इबादत खाना सबके लिए हो जाएगा। 1579 में प्रोक्लेमेशन ऑफ महजर शेख मुबारक के द्वारा। महजर अभी हमने देखा कि अकबर सुप्रीम लीडर होगा रिलीजियस मैटर में, वही डिसाइड करेगा सब कुछ। और शेख मुबारक कौन था? तो ये अबुल फजल के पिता थे। नौ 1580 में दहसल बंदोबस्त सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ये बेसिकली लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए एक साइंटिफिक सिस्टम था जिसमें लास्ट 10 साल का प्रोड्यूस और प्राइस को देखते थे और 1/3 इसमें देखा जाता था। इसको लाया था अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल ने 1580 में। नाउ 1582 में दीन इलाही या तौहीद इलाही। देखिए इसमें कोई पृष्ठ नहीं था, कोई बुक नहीं था, कोई डॉगमाज नहीं था, यूनिवर्सल पीस और डिवाइन फेथ पे चर्चा थी। 1584 में इसी के लिए कैलेंडर यानी संवत आया, इलाही संवत। और 1587 में इलाही नाम से गज यानी यार्ड आया। नाउ अकबर के दरबार में 9 जेवल्स या 9 रत्न थे। बिरबल एडमिनिस्ट्रेटर था। अबुल फजल स्कॉलर एंड स्टेट्समैन, इसने अकबरनामा लिखी पर्सियन में जिसकी 3 वॉल्यूम थी। वॉल्यूम 3 को आईने अकबरी कहते हैं। फैजी भी अबुल फजल का भाई था, ये भी इसने महाभारत को रज्मनामा में किया। और लीलावती, नल दमन मतलब ये जो किताब है ना, महाभारत, लीलावती, नल दमन, तो इनको संस्कृत से पर्सियन में ट्रांसलेट किया। टोडरमल फिनांस मिनिस्टर था, दहसल बंदोबस्त लाया। भगवान दास मनसबदार था और भारमल का बेटा था। मान सिंह मनसबदार था और पोता था भारमल का। तानसेन म्यूजिशियन था। अब्दुल रहीम खान ए खाना हिंदी पोएट स्टेट्समैन था। और मुल्ला दो प्याजा ऐसा माना जाता है कि ये इंटरनल मैटर्स को देखता था। तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस और ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है हमारे पास जहांगीर 1605 से 27। सलीम अकबर का, इसी को सलीम कहते थे, जो अकबर का बेटा था। अकबर की डेथ 1605 में होती है, उसके बाद सत्ता में आता है और 12 जो है अध्यादेश लाता है, मैंने 12 ऑर्डिनेंसेस। जहांगीर अपने मतलब न्याय के लिए बहुत ज्यादा फेमस था और उसने लगाया जंजीर ए अडाल यानी चेन ऑफ जस्टिस आगरा फोर्ट में। जंजीर ए अडाल में 60 बेल्स चेन थे और कोई भी इसको पुल कर सकता था डायरेक्ट रॉयल जस्टिस के लिए। 12 जो ऑर्डिनेंसेस आए तो इसमें था कि किसी का नाक नहीं काट देना है पनिशमेंट के रूप में, फोर्स्ड लेबर नहीं कराना है, या अगर कोई मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी सीज नहीं करनी है, या कुछ दिनों पे मतलब स्लॉटर ऑफ एनिमल ऑन सर्टेन डेज में इसमें फिक्स कर दिया। नाउ नूरजहां, आप जानते हैं जहांगीर की पत्नी, उसका नाम था मेहरू निस्सा और नूरजहां के पिता का नाम था एतमादुद्दौला यानी घियास बेग। नूरजहां का जनता था, मतलब एक पूरा उसकी अपनी कमेटी थी, जिसे म्यांमार में आप जनता सुनते हैं, जिसमें नूरजहां थी, उसके पिता घियास बेग थे, नूरजहां का भाई आसफ खां था तथा आसफ खान का दामाद खुर्रम जो बाद में शाहजहां कहलाया। नाउ थॉमस बेस्ट जो अंग्रेज था 1612 में, इसने डिफीट किया पुर्तगालियों को सुवाली में। सुवाली कहाँ है? सूरत के नजदीक है। इससे जो इंग्लिश है उसकी पोजीशन और स्ट्रांग हुई। जहांगीर का बेटा था खुसरो, इसको जहांगीर ने अंधा बना दिया। बाल की लड़ाई, बैटल ऑफ बाल 1611 में हुई, इसमें मेवाड़ को डिफीट किया गया। राणा अमर सिंह ने मुगल की सुजरेंटी 1615 में इसके बाद एक्सेप्ट कर ली। 1611 में जहांगीर मेहरू निस्सा से शादी करता है जो शेर अफगान था, उसकी विडो थी। टाइटल नूरजहां अपनाया और बहुत ही इन्फ्लुएंस था इसके स्टेट अफेयर्स में और ऑफिशियली इसको पादशाह बेगम बनाया गया। कॉइंस ज्वाइंटली नूरजहां और जहांगीर के नाम पे आए। और भी शादी किया मनमाटी या जगत गोसाई या जोधाबाई के साथ जो मारवाड़ की थी, तथा कछवाहा प्रिंसेस के साथ भी शादी किया। 1608 में हॉकिंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो इसके दरबार में आता है। 1615 में थॉमस रो जो एम्बेसडर था किंग जेम्स वन का, वह दरबार में आता है। जहांगीर इनिशियली जो है चाहता है कि इसको रेसिस्ट करें, बट बाद में बोल देता है कि ठीक है, तुम ट्रेडिंग पोस्ट अपना सूरत में बना लो। बेटा था खुसरो। खुसरो को जो सिख धर्म के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, तो उनका पैट्रोनेज प्राप्त था और ये लोग रिवोल्ट करते हैं 1605 में जहांगीर के खिलाफ। तो अर्जुन देव को इसके लिए जो है मौत की सजा जहांगीर सुनाता है फॉर ब्लेसिंग रिबेल प्रिंस 1606 में। खुर्रम जिसे शाहजहां कहा गया तथा महावत खां,
इन लोगों ने भी रिवोल्ट किया। खुर्रम ने किया 1622 से 25 में और महावत खान ने 1626-27 में। जहांगीर ने पर्सियन में तुजुक के जहांगीरी लिखी तथा पाकिस्तान के लाहौर में ब्यूरी कर दिया गया, यानी दफना दिया गया जहांगीर को 1627 में जब मृत्यु हुई। नाउ अगला रूलर है शाहजहां 1628 से 58। रियल नेम खुर्रम था। मदर का नाम जगत गोसाई या जोधाबाई था जो जगत सिंह की बेटी थी। 1628 में गद्दी पे बैठता है। दक्कन और फॉरेन पॉलिसीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। पहला रिवोल्ट बुंदेलखंड में होता है। जुझार सिंह बुंडेला ओरछा का शासक 1628 से 35 में, तथा दक्कन में होता है खान ए जहां लोदी जो गवर्नर का दक्कन था 1629 से 31 में। ताजमहल बनवाया 1632 से लेकर 53 तक। इसका चीफ आर्किटेक्ट था उस्ताद अहमद लाहौरी और कैलीग्राफी था अमानत खां सिराजी। इसमें 20,000 वर्कर लगे थे। दिल्ली का लाल किला बनता है 1638 से 48 तक और इसमें भी उस्ताद अहमद लाहौरी ही आर्किटेक्ट था। जमा मस्जिद दिल्ली में 1644 से 56 में, यह लार्जेस्ट मॉस्क था इंडिया में उस समय का। दीवान ए खास रेड फोर्ट, इसमें फेमस इंस्क्रिप्शन लिखा गया कि अगर पैराडाइज है कहीं अर्थ पे तो वो यहीं पे है। पोर्तुगीज ने मुगल शिप्स को अटैक किया। शाहजहां ने पोर्तुगीज पे फिर अटैक किया हुगली में 1632 में और उनको वहां से निकाल फेंका। पत्नी का नाम था मुमताज महल। ओरिजिनल नाम था मुमताज का अर्जुमन बानो जो 1631 में मरती है और इन्हीं की मेमोरी में ताजमहल आगरा में 1632 से 53 तक बनता है। 1631-32 में पोर्तुगीज को डिफीट करता है। जो अहमदनगर का निजाम शाही डायनेस्टी था वो उसको मुगल कंट्रोल में शाहजहां ने 1633 में लाया। दक्कन सल्तनत था बीजापुर और गोलकुंडा, इसने भी सुजरेंटी को यानी संप्रभुता को अपना लिया 1636 में। अपनी आर्मी को बल्क में भेजा ताकि नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल में लाया जा सके, एक सिक्योर डिफेंस बनाया जा सके 1647 में। कंधार को रिकवर किया जो अफगानिस्तान में है 1638 में। ईरानियंस से रिकवर किया लेकिन फिर 1647 में इसको खो भी दिया, जबकि 3 कैंपेन भी किया था मुराद, औरंगजेब और दारा के नेतृत्व में जो इसके बेटे थे। फ्रेंच ट्रेवलर था बर्नियर एंड टैवर्नियर तथा ईरानियन ट्रेवलर था निकोल मनुकी। ये लोग शाहजहां के टाइम पे आए थे। पीटर मुंडी यह अंग्रेज मर्चेंट था। इसने एक फेमाइन की चर्चा की जो शाहजहां के टाइम पर आया। पिनेकल ऑफ मुगल डायनेस्टी एंड एम्पायर इसके शासनकाल को माना जाता है। आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर पर फोकस था। रेड फोर्ट यानी लाल किला, जमा मस्जिद और ताजमहल ये इसके मेन फीचर्स हैं। 1637 में शाहजहानाबाद की फाउंडेशन रखता है। लाल किला बनवाया। तख्त ए तौस यानी पिकॉक थ्रोन भी बनवाया। स्वास्थ्य गिरता गया 1657 में और फिर पुत्रों के बीच में 4 जो बेटे थे उनमें लड़ाइयां लग गई कि हम राजा बनेंगे तो हम बनेंगे। औरंगजेब इसमें विक्ट्री हासिल करता है और जुलाई 1658 में गद्दी पर बैठता है। शाहजहां को कब्जा कर लेता है और आगरा फोर्ट में रख देता है, जहां शाहजहां की मृत्यु 1666 में हो जाती है और आगरा के ताज में शाहजहां को ब्यूरी कर दिया जाता है। शाहजहां के काल को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहते हैं। नाउ जो लड़ाइयाँ लड़ी गई शाहजहां के बाद, तो ये लड़ाई थी बैटल ऑफ बहादुरपुर फरवरी 1658 में दारा और शाहसूजा ऑफ बनारस के बीच। धर्मत का युद्ध नियर उज्जैन अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब मुराद के बीच। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 आगरा के नजदीक दारा और दूसरी तरफ औरंगजेब मुराद के बीच। फिर खजुआ का युद्ध दिसंबर 1658 में औरंगजेब तथा शाहसूजा इलाहाबाद के बीच। देवराय का युद्ध अजमेर के नजदीक मार्च 1659 में औरंगजेब और दारा के बीच। अब आइए औरंगजेब देखते हैं 1658 से 1707। मोइनुद्दीन मोहम्मद रियल नेम था। दारा को हरा दिया धर्मत के युद्ध में 1658 में तथा सामूगढ़ के युद्ध 1658 तथा देवराय में। सामूगढ़ का युद्ध काफी डिसाइसिव था, देवराय तो खैर लास्ट ही हो गया। दिल्ली में क्राउन पहनता है आलमगीर के नाम से, 50 सालों तक शासन करता है। फरवरी 1707 में अहमदनगर में मृत्यु हो जाती है। जिंदा पीर लिविंग संट कहा जाता था। जजिया को 1679 में दोबारा ला देता है जिसको अकबर ने 1564 में खत्म कर दिया था। मनसबदार को बहुत ही हाई पोजीशन उन्होंने मेंटेन किया। नाउ कुछ रिवोल्ट भी हुए इसके टाइम में, जैसे जाट 1669 लीडर्स थे गोकुल राजाराम चुरामन एग्रेरियन पॉलिसी को लेकर। बुंदेला 1671 चंपत राय एंड छत्रसाल के नेतृत्व में पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कारण थे। सतनामी 1673
ये सतनामी सेक्ट के फॉलोअर्स के द्वारा रिलीजियस सप्रेशन के कारण। सिखों ने विरोध किया 1675 में गुरु तेग बहादुर तथा गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में रिलीजियस कारण था। राजपूत में राठौर मारवाड़ में किया 1678 में दुर्गादास के नेतृत्व में जो अजीत सिंह का जनरल था मारवाड़ में सक्सेशन थ्रोन के कारण। बीजापुर को जीत लिया 1686 में, लीडर था यहाँ का सिकंदर आदिल शाह, ट्रीटी को वायलेट किया था। गोलकुंडा को जीता 1687 में, अब्दुल हसन कुतुब शाह लीडर था, इसका हेल्पिंग एटीट्यूड रहा था, कारण था मराठा के प्रति। और मुगल और मराठा का स्ट्रगल हुआ 1689 में, जिसमें संभाजी, राजाराम और ताराबाई, आगे हम देखेंगे भी, इसमें राइजिंग मराठा नेशनलिज्म कारण था। नाउ जो पहला 23 साल था औरंगजेब के टाइम का 1658 से 81, उसमें नॉर्थ इंडिया पे फोकस किया। लेकिन हम देखते हैं कि जो शिवाजी के अंतर्गत मराठास काफी पावर में आते हैं, इसके बाद फिर नॉर्थ को छोड़ देता है 1682 में, और अगले 25 सालों तक 1682 से 1707 तक मराठा जो है उनको क्रश करने की कोशिश करता है। शिवाजी के बारे में देखते हैं, मोस्ट पावरफुल मराठा किंग माने जाते हैं और औरंगजेब के तो सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। औरंगजेब ने कॉन्स्पिरेसी की 1665 में जय सिंह जो अंबर का था उसके साथ, ताकि शिवाजी को एलिमिनेट किया जा सके। शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया और बंदी बना लिया गया, लेकिन वहां से भाग निकलते हैं और 1674 में इंडिपेंडेंट मोनार्क के रूप में प्रोक्लेम करते हैं। 1680 में मृत्यु हो जाती है। उनके बेटे संभाजी सक्सीड करते हैं, जिनको औरंगजेब 1689 में एग्जीक्यूट कर देता है, यानी मार देता है। संभाजी के बाद आए राजा राम, और राजा राम की भी मृत्यु 1700 में हो जाती है। उसके बाद राजा राम की जो विधवा थी ताराबाई, वो आगे जो है चलाती हैं। मुगल कॉन्क्वेस्ट अपनी क्लाइमेक्स पे पहुंचा औरंगजेब के टाइम। बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687 में जीत लिया। औरंगजेब 1707 में मरता है और खुलदाबाद दौलताबाद में उसको ब्यूरी किया जाता है, जो अब संभाजी नगर भी कहते हैं। इसको वैली ऑफ सेंट्स या रौजा भी कहा जाता है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनको 1675 में कैप्चर करता है और एग्जीक्यूट कर देता है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से मना कर दिया था। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने फॉलोअर्स को ऑर्गेनाइज किया एक वॉरियर कम्युनिटी के रूप में, जिसे खालसा कहा गया, ताकि मुस्लिम टिरनी से लड़ा जा सके। गुरु गोविंद सिंह का भी असैसिनेशन 1708 में एक अफगान ने नांदेड़ में, जो दक्कन में है, वहां कर दिया। फिर आते हैं बंदा बहादुर, जो एक ट्रस्टेड डिसिपल थे। मुगल्स के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। ओरिजिनल नेम लक्ष्मण देव, माधो दास और फिर बंदा बहादुर। बंदा बहादुर नाम गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। औरंगजेब काफी ऑस्टेरिटी के साथ अपनी जिंदगी बिताता है, मतलब बहुत सिंपल लाइफ औरंगजेब जीता था। कुरान को फॉलो करता था और स्कल कैप अपने हाथों से बनाया था, स्कल कैप बाय हैंड, ताकि उससे कुछ व्यक्तिगत आय हो सके। फतवा ए आलमगीरी, ये कंपाइलेशन है हनाफी इस्लामिक लॉ का। 150 स्कॉलर्स ने कंपाइल किया है। औरंगजेब के डायरेक्शन में एक मेजर लीगल कोडिफिकेशन है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा 1699 में बनाया और इसमें 5 के को इंट्रोड्यूस किया। पंज कक्कर कहते हैं इसे। केस यानी जो हमारा मतलब बाल नहीं काटते हैं, सिख में आप देखते हैं। एक कंघा यानी कॉम्ब रखते हैं। कारा यानी ब्रेसलेट पहनते हैं। कचेड़ा यानी कॉटन अंडरग्राउंड जो गारमेंट होता है, और किरपाण यानी तलवार। संभाजी को संगमेश्वर में कैप्चर कर लिया गया मुगल नोबल मुकर्रब खान के द्वारा 1689 में, और एग्जीक्यूट किया गया। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगजेब की जो वाइफ है उनके नाम पे, टॉम्ब ऑफ वाइफ दिलरास बानो बेगम, जिसे राबिया उद दुर्रानी भी कहते हैं। और कहा जाता है कि ताजमहल को कॉपी करने का कोशिश तो किया, बट इट वाज पुअर मैंस ताजमहल। क्या कहते हैं? बीबी का मकबरा। औरंगजेब म्यूजिक को कोर्ट में बंद कर दे, बहुत सारी चीजों को अपने कोर्ट में बंद कर दे। बोला यहाँ कोई म्यूजिक नहीं होगा, कोई झरोखा दर्शन नहीं होगा। कि राजा निकलते थे, आप देखते होंगे कि राजा निकलते थे और लोग देखने आते थे अपनी खिड़की से। तुलादान नहीं होगा, मतलब वेइंग सेरेमनी होता था कि राजा को सोने से एकदम तौल देना है। या झूलना था कि झूला जो हम देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होगा। होली दिवाली सबका सेलिब्रेशन यहाँ पे नहीं होगा। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी देखें तो 1659 में कलमा को फॉरबिड कर दिया क्वाइंस पे। नौरोज फेस्टिवल जो पर्शियन न्यू ईयर फेस्टिवल था, इसको बैन कर दिया। मुहतासिब को अपॉइंट किया, जो बेसिकली मोरल कोड्स और मार्केट रेगुलेशन के लिए।
1663 में सती कस्टम को बैन किया। 1668 में हिंदूज के फेस्टिवल्स को बैन किया। 1669 में झरोखा दर्शन और म्यूजिक को अपने कोर्ट में बैन किया। 1670 में तुलादान जो एम्पायर को वे करते थे उसको बैन किया। और 1679 में बोला कि जजिया हम फिर से लगाएंगे। ना मुगल एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हो गया? एक तो औरंगजेब की पॉलिसी थी, धार्मिक नीति उसकी। दक्कन में इतने सालों तक वो बेचारा वहीं पे रह गया, बहुत सा 25 वर्षों तक, तो इधर कंट्रोल नहीं कर पाया, बहुत सारे रिबेलियंस हो गए। और राजपूतों के प्रति इसकी जो पॉलिसी थी, हालांकि सबसे ज्यादा जो राजपूत थे ना वो औरंगजेब के टाइम पे ही थे। वीक सक्सेसर्स बहुत मतलब कॉम्पिटेंट नहीं रहे, सक्सेशन की लड़ाई लग गई, कोई फिक्स लॉ नहीं था, नोबिलिटी में काफी एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे, जागीरदारी क्राइसिस आ गई, जो लैंड दिया जाता था उनको जागीरदार को, मराठास और रीजनल पावर्स बंगाल, हैदराबाद, अवध, मैसूर, इन्होंने चैलेंज कर दिया। नादिर शाह जो है आकर 1739 में अटैक करता है, मोहम्मद साहब अब्दाली आकर अटैक करता है, और ब्रिटेन तो खैर ब्रिटिश आकर के कॉन्क्वेस्ट करने लगते हैं। नाउ लेटर मुगल्स आते हैं, बहादुर शाह वन 1707 से 12 तक, ओरिजिनल नेम मुअज्जम था, टाइटल था शाह आलम वन। जहांदर शाह 1712 से 13 तक जुल्फिकार खान के की मदद से गद्दी पर बैठता है और जजिया को जो औरंगजेब ने लाया था उसको हटा दिया। फारूक सियार 1713 से 19 तक सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान और हुसैन खान की मदद से गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह यानी रंगीला बादशाह, मतलब वाइन चाहिए, वाइन मतलब विमेन चाहिए। 1738-39 में इसके टाइम पे नादिर शाह ने इंडिया पे अटैक किया और तख्त ए तौस जो पिकॉक थ्रोन था तथा कोहिनूर का जो हीरा था वो लेकर चला गया। अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है 1748 से 54 में, तो ये जनरल था नादिर शाह का, दिल्ली पे अटैक करता है और मुगल से पंजाब और मुल्तान छीन लेता है। फिर आलमगीर टू 1754 से 59 तक, इसमें अहमद शाह दिल्ली को ऑक्यूपाई करता है और लेटर दिल्ली वाज प्लंडर्ड बाय मराठास। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक, नजीब खान बहुत ही पावरफुल बन जाता है दिल्ली में और कुड नॉट इंटर दिल्ली फॉर 12 इयर्स। अकबर दो 1806 से 1837 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रिजनर बन गया। बहादुर शाह सेकंड या जफर कहते हैं 1837 से 57 तक लास्ट मुगल एम्पायर था। और 1857 के टाइम पे आपने देखा कि इनको लीडर घोषित किया गया था और इनको रंगून में डिपोर्ट कर दिया गया, जो रंगून बर्मा यानी आज का म्यांमार है उसमें 1858 में, और वहीं पे 4 साल बाद 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मुगल एम्पायर सूबा, सरकार, परगना और ग्राम, नीचे मतलब आप देखेंगे सूबा यानी क्या था, प्रोविंस था, जिसे आज आप राज्य कहते हैं। सरकार डिस्ट्रिक्ट को, परगना उससे नीचे और गांव उससे नीचे। खालसा को रॉयल लैंड को खालसा कहते थे। ऑटोनोमस जो राज्य थे उनको जागीर कहते थे, और जो गिफ्टेड लैंड होते थे या वेस्टलैंड उनको इनाम कहते थे। 15 सूबा था अकबर के टाइम पे, बाद में औरंगजेब के टाइम पे 20 हुआ। सूबा यानी क्या, प्रोविंस। इंचार्ज था सिपह सालार, सूबेदार या निजाम, और एग्जीक्यूटिव दीवान रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखता था। सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड फौजदार था और रेवेन्यू कलेक्शन अमलगुजार, अमल। परगना यानी तालुक था, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सिकदार और रेवेन्यू ऑफिशियल कानून गो अमीन। ग्राम यानी विलेज, हेडमैन था मुकद्दम और अकाउंटेंट था पटवारी। मनसबदारी सिस्टम अकबर ने लाया, और मनसब का मतलब होता है रैंक, इसमें सिविल और मिलिट्री दोनों एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाता है, और इसमें पूरी नोबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री, मतलब इन सबको जो है मनसब दिया गया। मुगल मनसब डुअल होता था, मतलब एक को कहते थे जाट जो पर्सनल रैंक और पे स्टेटस को दिखाता था, तथा दूसरे को कहते थे सवार, जिसमें कितना हॉर्समैन आपको मेंटेन करना है। मनसबदार की 3 कैटेगरीज थी, मनसबदार, अमीर, अमीर ए उम्दा। पेमेंट मोड था नकदी, नकदी आप आज भी देखते हैं यानी कैश में, और दूसरा था जागीरदार यानी जागीर दे दिया था, लैंड दे दिया था। जहांगीर ने इसमें ऐड किया दू आसपा सी आसपा। सवार रैंक को रेज किया गया बिना जाट रैंक को बढ़ाए हुए। शाहजहां इसमें ऐड करता है जमादामी या महाना जागीर यानी मंथली स्केल सिस्टम। जागीरदारी क्राइसिस आया, एग्रेरियन क्राइसिस आया, और इसके कारण मुगल का डिक्लाइन भी हुआ। रेवेन्यू कलेक्शन के कई मेथड्स थे, जैसे कनकूत यानी एस्टिमेट के आधार पे, राय यानी यील्ड पर यूनिट एरिया, जब्ती यानी बेस्ड ऑन यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स। नाउ दहसला बंदोबस्त या जब्ती सिस्टम वाज द स्टैंडर्ड मेथड। इस पे जो कलेक्शन था बेस्ड ऑन रेट्स ऑफ क्रॉप्स, और इसमें 10 साल पे डिटरमाइन किया था, 10 साल का असेसमेंट लास्ट 10 ईयर्स का देखते थे। और टोडरमल इसकी पायनियर था, और स्टेट का शेयर था 1/3।
जागीरदारी सिस्टम में लैंड दे दिया जाता था कि जितना सैलरी आपको मिलना है तो उसी के हिसाब से लैंड मिल जाता था, और हर मनसबदार को जागीर दिया जाता था यदि उसको कैश में नहीं पे किया जाता था तो। नेक्स्ट है मदद ए मास या सुयुर घाल या इनाम। इसमें लैंड ग्रांट्स दिया जाता था टू पीपल ऑफ फेवर या रिलीजियस असाइनमेंट। सेंट्रल हायरार्की देखेंगे तो एम्पेरर यानी वकील ये पीएम होता था, दीवान या वजीर फिनांस को देखता था, मीर बख्शी मिलिट्री पे मास्टर था, मतलब ये कमांडर इन चीफ लेकिन नहीं था मीर बख्शी क्योंकि राजा ही होता था। मीर समन रॉयल हाउस होल्ड या कारखाना को देखता था, काजी उल कुजात चीफ जस्टिस था, सद्र उस सुदूर रिलीजियस चैरिटी को देखता था। कारखाना बेसिकली रॉयल वर्कशॉप था जहां गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता था इंपीरियल हाउस होल्ड के लिए तथा आर्टिसांस को ट्रेन करता था। नसाक सिस्टम में रेवेन्यू को फिक्स किया जाता था पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट। इजारा या रेवेन्यू फार्मिंग था जिसमें रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था मिडिल मैन के द्वारा, who fixed sum to state which grew under later Mughals। वाक्या नाविस बेसिकली न्यूज रिपोर्टर्स या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे जो पूरे एम्पायर में इनकी पोस्टिंग होती थी। लैंड मेजरमेंट इलाही गज या यार्ड से होता था, 1587 में इंट्रोड्यूस किया गया, यूनिट बीघा था। ढाका में मुस्लिन था, इसको दूसरे शब्दों में वोवेन हेयर, रनिंग वाटर, इवनिंग ड्यू भी कहते थे। ये फाइनेस्ट टेक्सटाइल था और एक्सपोर्ट में मोस्टली किया जाता था। इंडिगो प्रोडक्शन का मेजर सेंटर आगरा एंड बयाना था और मेजर एक्सपोर्ट यूरोप को होता था। इंडिया के पास फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था यूरोप के साथ। सिल्वर इंडिया में आया फ्रॉम अमेरिका वाया यूरोपियन ट्रेडर्स। सेरिकल्चर बंगाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर था इसके लिए, और कश्मीर और गुजरात भी इसके सेंटर थे। नाउ मुगल का कल्चर और आर्किटेक्चर देखें तो बाबर दो मस्जिद बनवाया, एक काबुली बाग पानीपत में और दूसरा संभल रोहिलखंड में। हुमायूं का टॉम उसकी विडो बेगम ने यानी हाजी बेगम ने बनवाया। एक अनयूजुअल बिल्डिंग आपको फतेहपुर सिकरी में मिलेगा जिसको हम पंचमहल कहते हैं, ये बुद्धिस्ट विहारा के प्लान पे बना है। मरियम पैलेस दीवाने आम दीवाने खास सिकरी में है, ये इंडियंस इन प्लान दिखेंगे। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सिकरी के एंट्रेंस के रूप में बनवाया। सलीम चिश्ती का टॉम्ब मार्बल में है जहांगीर के द्वारा, पहला मुगल बिल्डिंग था जो प्योर मार्बल में था। पैलेस ऑफ बिरबल या तानसेन का जो महल है वो फतेहपुर सिकरी के अंदर ही है। अकबर अपना टॉम्ब बनवाने का एक प्रथा शुरू किया, सिकंदरा में बनवाया, बाद में उसको जहांगीर ने कंप्लीट किया। आर्किटेक्चर फतेहपुर सिकरी का अगर देखें तो रेड सैंडस्टोन में है। नूरजहां ने एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग को रेड मार्बल टॉम्ब बनवाया यानी अपने पिता का, आगरा में, और इसमें पहली बार पिएट्रा डूरा यानी जो एक फ्लोरल डिजाइन है सेमी प्रीसियस स्टोन का उसका प्रयोग किया गया। जहांगीर ने मार्बल का बहुत प्रयोग किया रेड सैंडस्टोन की जगह, और पिएट्रा डूरा भी डेकोरेशन के लिए यूज होने लगा। जहांगीर मोती मस्जिद बनवाया लाहौर में और मुसोलियम बनवाया लाहौर के सहदरा में। टॉम्ब या मुसोलियम बिल्डिंग एक्टिविटी पीक पे पहुंचा ताजमहल में, और शाहजहां ने जमा मस्जिद भी बनवाया। शाहजहां ने मोती मस्जिद भी बनवाया जो एकमात्र मॉस्क है मार्बल में। फिर शाहजहां ने बनवाया खास महल मुस्मान बुर्ज जिसे जैस्मिन पैलेस भी कहते हैं जहां लास्ट के अपने दिनों को उसने बिताया। 1637 में शाहजहानाबाद बना, रेड फोर्ट बनवाया शाहजहां ने, तख्त ए तौस या पिकॉक थ्रॉन है उसका। औरंगजेब का एकमात्र अगर बिल्डिंग देखिए लाल किला में तो वो है मोती मस्जिद। और अगर मोती मस्जिद के बारे में देखेंगे तो आगरा फोर्ट के अंदर जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां का है। औरंगजेब का हमने देखा जो रेड फोर्ट दिल्ली में है, और भोपाल में भी एक मोती मस्जिद है जो सिकंदर बेगम का है। एकमात्र मॉन्यूमेंट जो औरंगजेब से संबंधित है वो है उसकी वाइफ का टॉम्ब यानी राबिया का मकबरा औरंगाबाद में। औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद बनवाया लाहौर में। हुमायूं के दो मास्टर पेंटर थे मीर सैयद अली और अब्दुस समद। दसवंत और बसावंत दो फेमस पेंटर थे अकबर के कोर्ट में। अब्दुल हसन और मंसूर तथा बिशन दास ये जहांगीर कोर्ट के फेमस पेंटर्स थे। जहांगीर ने कहा कि वो हर आर्टिस्ट को, मैं बता सकता हूं जहांगीर ने कहा कि किसने ये पेंटिंग की है, मतलब जहांगीर बहुत ज्यादा पेंटिंग में इंटरेस्टेड था। टोबैको स्मोकिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ अकबर के लास्ट दिनों में, लेकिन जहांगीर ने उसको जो है बैन कर दिया। सूरत को गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया गल्फ ऑफ ओरमुज या होरमुज माना जाता है, और इसको गेट ऑफ मक्का या बाबुल मक्का भी कहते थे।
हमजा नामा या दास्तां ए अमीर हमजा फर्स्ट ग्रेट मुगल इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें 1400 पेंटिंग से क्लॉथ पे मीर सैयद अली तथा अब्दुस समद के द्वारा सुपरवाइज किया गया, जो अकबर के अंतर्गत 15 साल लगे कंप्लीट होने में। दसवंत ग्रेटेस्ट इंडियन पेंटर था अकबर के टाइम में, और यह एक प्लैंक्विन बियरर था, बाद में पेंटर बन गया, मतलब डोली उठाने का काम करता था। उस्ताद मंसूर वाइल्ड लाइफ पेंटर था, इसको टाइटल मिला नदीर उल अस्र जहांगीर के द्वारा, और साइबेरियन क्रेन तथा डोडो की पेंटिंग बनाया। बिशन दास को पर्सिया भेजा गया ताकि शाह अब्बास की पेंटिंग करे फॉर जहांगीर। जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया पोर्ट्रेट मेडेलियन, जो मिनिएचर ओवल शेप का था, बेसिकली जो नोबिलिटी थी उनके लिए एक बैज का काम करता था, एब्सोल्यूट रॉयल्टी, तथा मार्जिन पे डेकोरेशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स। औरंगजेब तो पेंटिंग को ही बैन कर दिया, और इसके कारण जो आर्टिस्ट थे वो राजपूत और दक्कन कोर्ट में चले गए, और राजपूत और पहाड़ी पेंटिंग यहीं से फ्लरिश करते हैं। नाउ अब हम टाइटल्स देखेंगे। टाइटल है किस व्यक्ति को दिया गया, वो किससे संबंधित थे और किसने टाइटल दिया। जगत गुरु टाइटल हरिविजय सूरी को जैन धर्म से संबंधित हैं, अकबर ने दिया। जड़ी कलाम टाइटल मोहम्मद हुसैन को, जो लिटरेचर से संबंधित हैं, अकबर ने दिया। सीरीन कलाम टाइटल अब्दुस समद को, लिटरेचर से संबंधित हैं, अकबर ने दिया। राज कवि टाइटल फैजी को, लिटरेचर से संबंधित हैं, अकबर ने दिया। कवि प्रिया टू बिरबल एसोसिएटेड विथ लिटरेचर गिवन बाय अकबर। नदीर उल असरा उस्ताद मंसूर को टाइटल मिला, जो पेंटिंग करते थे, जहांगीर ने टाइटल दिया। नदीर उज जमा अब्दुल हसन को टाइटल मिला, ये पेंटिंग करते थे, जहांगीर ने दिया। गुना समुद्र लाल खान को ये टाइटल मिला, जो म्यूजिक से संबंधित थे, शाहजहां ने दिया। राज कवि कलीम को टाइटल मिला, लिटरेचर से संबंधित है, शाहजहां ने दिया। महाकविर कविराय सुंदर दास को टाइटल मिला, लिटरेचर से संबंधित थे, और शाहजहां ने दिया। नाउ यहाँ आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी, इन किताबों का मैं नाम पढ़ देता हूँ और किताबों के लेखक कौन थे। तुज्जु के बाबरी बाबर ने लिखा, मिलिट्री टैक्टिक्स तथा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। कानून ए हुमायूं ख्वांद अमायर अमायर ने लिखा, जो हुमायूं के बारे में है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा, हुमायूं का बायोग्राफी है। अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा, अकबर के शासनकाल के बारे में। तबकात ए अकबरी, इसको लिखा ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्श ने, अकबर के शासनकाल के बारे में। तुज्जु के जहांगीरी जहांगीर ने लिखा, जहांगीर का ये मेमोइर्स है। इकबाल नामा ए जहांगीरी मोहम्मद खां का, जहांगीर के शासनकाल के बारे में। चहर चमन चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा, शाहजहां के बारे में। आलमगीर नामा मुंशी मिर्जा मोहम्मद ने लिखा, औरंगजेब के शुरुआती 10 साल के बारे में। मसीर ए आलमगीरी सकी मुस्तैद खान ने लिखा, औरंगजेब के बारे में। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा, अकबर के बारे में। मुंतखाब उल तवारीख बदायूं ने लिखा, अकबर के बारे में। तवारीख ए अल्फी मुल्ला दाऊद ने लिखा। नूरिया ए सुल्तानिया अब्दुल हक ने लिखा, थ्योरी ऑफ किनशिप है मुगल पीरियड में। वक्त ए हैदराबाद निमत खान ने लिखा, औरंगजेब की गोलकुंडा क्वेस्ट के बारे में। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास ने लिखा, औरंगजेब की हिस्ट्री है इसमें। नुक्सा ए दिलखुशा भीमसेन ने लिखा, औरंगजेब के बारे में। खुलसात उल तवारीख सुजन राज खत्री ने लिखा, औरंगजेब के बारे में। पादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा, शाहजहां के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पादशाह नामा मोहम्मद वारिस ने भी लिखा। शाहजहां नामा मोहम्मद सालिह ने लिखा। शाहजहां नामा इनायत खान ने भी लिखा। हमलई हैदरी मोहम्मद रफी खां, औरंगजेब के बारे में। नमाह ए आलमगीरी अक्विल खान जफर ने लिखा। सिर ए अकबर दारा सिकोह ने लिखा, जो उर्दू ट्रांसलेशन है उपनिषद का। सफिनात उल औलिया दारा सिकोह ने लिखा, सूफी संत की बायोग्राफीज है। मजमा उल बहरीन यानी द मिंगलिंग ऑफ टू ओशियन दारा सिकोह ने लिखा, इसमें फिलोसॉफिकल आइडियाज पे डिस्कस करता है।
रकात ए आलमगीरी औरंगजेब ने लिखा, जो एक कंपेडियम है उसके लेटर्स का। हसमात उल अरिफीन दारा सिकोह ने लिखा, इसमें रिलीजियस आइडियाज को डिस्कस किया गया है। नाउ हमारा अगला चैप्टर है मराठा 1674 से 1720। शिवाजी 1674 से 1680 तक। शिवनेरी फोर्ट में 1630 में शिवाजी का जन्म होता है। पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, माताजी जीजाबाई और रिलीजियस टीचर थे समर्थ रामदास। पूना की जागीर को इनहेरिट करते हैं अपने फादर से 1637 में। इनके गार्जियन थे दादाजी कोंडदेव। उनकी मृत्यु हो गई 1647 में। उसके बाद फुल चार्ज मिला इस जागीर का। कई सारे फोर्ट्स को कॉन्क्वेयर किया, जैसे सिंहगढ़ या कोंडाना 1643 में, रोहिंद या चाकन 1644-45 में, तोरन 1646 में, पुरंदर 1648 में, राजगढ़ रायगढ़ या रायगढ़ 1656 में, सूपा 1656 में, पन्हाला 1659 में। बीजापुर के आदिल शाह के द्वारा अफजल खान को डिप्यूट किया गया ताकि वो शिवाजी को पनिश करे, लेकिन शिवाजी ने अफजल खान को 1659 में मार दिया। दक्कन का गवर्नर था शाइस्ता खां। इसको औरंगजेब ने 1660 में डिप्यूट किया। शिवाजी पूना को मतलब यहाँ लूज कर जाते हैं और इनकी हार होती है। फिर एक बोल्ड अटैक करते हैं शाइस्ता खां पे 1673 में। सूरत को 1664 में लूट लेते हैं तथा पुरंदर की भी प्लंडरिंग करते हैं। अंबर के राजा जयसिंह को औरंगजेब ने 1665 में नियुक्त किया। ही besieged शिवाजी एट पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में हुई, जिसमें शिवाजी ने बहुत सारे फोर्ट्स को मुगलों को दिया और बोला कि ठीक है, हम मुगल दरबार में आएंगे आगरा में, लेकिन उनको वहां बंदी बना लिया गया, लेकिन वहां से वो एस्केप कर जाते हैं, भाग निकलते हैं। 1674 में इनका कोरोनेशन होता है रायगढ़ में और टाइटल धारण करते हैं हैंदो धर्मोद्धारक, यानी प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदुइज्म तथा छत्रपति। तभी हम कहते हैं ना छत्रपति शिवाजी। तो इन्होंने मुगल्स के साथ अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू किया और सिद्दीज जांजीरा के साथ कर्नाटका को जीता 1677 से 80 के बीच। एक बहुत ही स्ट्रांग नेवी बनवाई। फोर्ट्स था सिंधु दुर्ग और विजयदुर्ग में। शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं। मोस्ट पावरफुल नेवल चीफ कन्होजी अंग्रे, जिसे टेरर ऑफ द सी कहते हैं, कोंकण कोस्ट को कंट्रोल किया, ब्रिटिश को हराया, डच को हराया, पोर्तुगीज शिप्स को। 1680 में डेथ होता है और इनके बाद इनके बेटे संभाजी आते हैं। शिवाजी का शासन था कि टेरिटरी को बांट दिया स्वराज के अंदर 3 प्रोविंस में और हर एक प्रोविंस एक वायसराय के अंतर्गत था। तो ऐसे बटा वायसराय, प्रांत, परगना या तरफ, ये 3 थे। और विलेज को जो हेड करता था उसको कहते थे पटेल। अष्ट प्रधान यानी 8 मंत्री थे। कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी आज जैसे हम देखते हैं। हर मंत्री डायरेक्टली आंसरेबल था शिवाजी के प्रति। तो ये देख लेते हैं अष्ट प्रधान को। मुख्य प्रधान या पंत प्रधान पर्शियन वर्ड था पेशवा। फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, बाद में पीएम हो गया। दूसरा है अमात्या, पर्शियन वर्ड था मजूमदार, यह रेवेन्यू और फाइनेंस देखता था। तीसरा था मंत्री या वाक्यानावीस, होम मिनिस्टर था। चौथा था सुमंत या दाबीर, फॉरेन मिनिस्टर था। पांचवा था सचिव यानी सुरनावीस, हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस था। छठा था पंडित राव या दनाध्यक्ष यानी सद्र ए मोहतासिब, ये रिलीजियस अफेयर्स देखता था। सातवां था सेनापति या सर ए नौबत, मिलिट्री कमांडर था और कोई रियल मिलिट्री पावर इसके पास नहीं था। और आखिरी था न्यायाधीश, नाम से क्लियर है कि चीफ जस्टिस था, इसको कहते थे मुंसिफ या काजी। मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म था ना, वो बेस्ड था मलिक अंबर का जो अहमदनगर रिफॉर्म था। लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट मेजरमेंट के आधार पे था। मलिक अंबर का जो काठी था उसको यूनिट के रूप में अपनाया गया। लैंड रेवेन्यू 1/3 यानी 33% शुरू में था, बाद में 2/5 यानी 40% कर दिया गया। जागीरदारी सिस्टम को शिवाजी ने मतलब स्वराज में एबोलिश कर दिया और सोल्जर्स को कैश सैलरी देते थे, जिसको पगडंडी सिस्टम कहा गया, और जमींदार को फिक्स सैलरी दी जाती थी।
इजारा सिस्टम यानी रेवेन्यू फार्मिंग को भी खत्म कर दिया, लैंड का मेजरमेंट किया जाता था और डायरेक्टली एसेस किया जाता था, यानी कि कोई मिडिल मैन नहीं होगा, पीजेंट से डायरेक्टली हम बात करेंगे। मिलिट्री को इन्वेंट्री या मवालाज में तथा कैवेलरी तथा नेवी में बांटा गया। फोर्ट्स स्ट्रेटेजिक बैकबोन थे जिसमें 240 से ज्यादा फोर्ट्स थे। चौथ यानी 1/4, चौथ से नाम से क्लियर है, ऑफ द टोटल रेवेन्यू मुगल गवर्नमेंट को पे किया जाता था या दक्कन किंगडम को, तो उसका 1/4 कर दिया। तो ये टैक्स था जो मराठाज लेते थे इन रिटर्न फॉर नॉट प्लंडरिंग देयर टेरिटरी, मतलब हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे, हमको चौर्थ दो, यानी 1/4 अपने रेवेन्यू का हमें दे दो। सरदेश मुखी एडिशनली उस पर 10% का एक लेवी लगाया जाता था, और मतलब महाराष्ट्र के उस भूमि पे where over which Marathas claimed hereditary rights but which formed part of the Mughal Empire। मतलब वैसी भूमि थी जिसपे मराठाज मानते थे कि हमारा जो है वो हेरिडिटरी राइट है, लेकिन ये मुगल एम्पायर का पार्ट था। शिवाजी के बेटे संभाजी 1680 से 1689 तक जो है रूल करते हैं, ये इनके बड़े बेटे थे, और इन्होंने छोटे बेटे शिवाजी के राजा राम को हराया, और इन्होंने प्रोटेक्शन सपोर्ट दिया अकबर दो को, जो रिबेलियस सन था औरंगजेब का, और इसीलिए इनको संगमेश्वर में कैप्चर कर लिया गया और 1689 में एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसके बाद आए राजा राम, 1689 से 1700 तक रहे, अपने मिनिस्टर्स के साथ, मिनिस्टर की हेल्प से राजगढ़ में सक्सीड करते हैं। राजगढ़ से ये भागते हैं जिंजी की तरफ 1689 में मुगल इन्वेजन के कारण, जहां उनकी राजगढ़ को तथा उनकी वाइफ और बेटे साहू को कब्जा कर लिया गया। सतारा में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब जिंजी मुगल्स ले लेते हैं तो ये कैपिटल बनता है 1698 में सतारा। एक नया पोस्ट बनाया प्रतिनिधि, टोटल मिनिस्टर 9 हो गए, यानी शिवाजी कास्ट प्रधान तथा प्रतिनिधि जो राजा राम ने बनाया। नाउ अगली है ताराबाई 1700 से 1707। राजा राम सक्सीड करते हैं अपने माइनर बेटे शिवाजी दो के अंतर्गत, जिनकी गार्जियनशिप ताराबाई ने प्रोवाइड किया। मुगल्स के साथ अपनी स्ट्रगल को इन्होंने कंटिन्यू रखा। ताराबाई की जो आर्मी थी वो साहू के द्वारा हरा दी गई बैटल ऑफ खेड़ 1700 में। साहू ने सतारा को कैप्चर कर लिया। जो मराठा किंगडम का सदर्न पार्ट था उसकी कैपिटल कोल्हापुर कंटिन्यूड अंडर द डिसेंडेंट्स ऑफ राजा राम, यानी शिवाजी टू और बाद में संभाजी टू। फिर आए साहू 1707 से 49। मुगल एम्पेरर यानी पहला जो लेटर मुगल था बहादुर शाह वन 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ये आया, तो इसने कहा कि साहू को हम रिलीज करते हैं, और साहू के रेन में पेशवा का उदय होता है, जिसने जो मराठा किंगडम था उसको एम्पायर के रूप में कन्वर्ट किया, जो कॉन्फेडरेसी के आधार पे था। कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आएंगे लेकिन अपना इंडिविजुअल सोवरेंटी मेंटेन रखेंगे। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 तक पहला पेशवा था। एक स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल के रूप में अपनी करियर की शुरुआत करी थी। टाइटल सेना करते यानी मेकर ऑफ आर्मी साहू के द्वारा 1708 में। 1713 में पेशवा बना और यह पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल और हेरिडिटरी भी हो गया। साहू की फाइनल विक्ट्री में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, सभी मराठा सरदार्स को जीत लिया। सैयद ब्रदर्स के साथ जो है एग्रीमेंट हुआ, सैयद ब्रदर्स जो किंग मेकर थे 1719 में, और मुगल एम्पेरर फारूक सुयार ने रिकॉग्नाइज किया साहू को एज किंग ऑफ स्वराज्य। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है और बेटा बाजीराव वन गद्दी पे बैठता है, मतलब पेशवाशिप पे। नाउ बाजीराव वन 1720 से 40 तक जो सबसे बड़ा बेटा था बालाजी विश्वनाथ का, और ये पेशवा बने 20 साल की उम्र में। गुरिल्ला टेक्टिक्स का सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रयोग किया तो 1 नंबर पे शिवाजी थे और 2 नंबर पे बाजीराव वन। मराठा पावर अपनी जेनिथ पे पहुंच गया, यानी सबसे ऊंचाई पे। पेशवा का कैपिटल आज जैसे पुणे कहते हैं तो पूना था, तो यह पॉलिटिकल कैपिटल बन गया पेशवा के अंतर्गत, और जो सतारा था वो नॉमिनल कैपिटल रहा छत्रपति के अंतर्गत। मुगल्स के बारे में कहा कि लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द विदरिंग ट्री एंड द ब्रांचेस विल फॉल देमसेल्व्स। सीधे हम ट्रंक पे, मतलब ट्री जो है खत्म हो रहा है उसके ट्रंक पे अटैक करते हैं, ब्रांचेज अपने आप गिर जाएगी, क्योंकि ट्रंक ही तो मेन है। नाउ
कई सारी मराठा फैमिलीज इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट बनी, जैसे ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, धार में पवार, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले, पूना में पेशवा। इसने हराया और बाहर भी निकाल दिया जो जंजीरा के सिद्दीस थे उनको मेनलैंड से 1722 में। बसीन तथा जो सैलसेटे है उसको पुर्तगालियों से 1739 में जीत लिया। निजामुल मुल्क को डिफीट किया भोपाल के नजदीक, और ट्रीटी ऑफ दोराहा सराय हुआ जहां मालवा और बुंदेलखंड मिला 1738 में। नॉर्थ इंडिया में भी एक्सपीडिशंस किया और वहां से मुगल एम्पायर और कमजोर हो गया और मराठा सुप्रीम बना। 1740 में मृत्यु हो गई और बेटा बालाजी बाजीराव सक्सीड करते हैं। नाउ बालाजी बाजीराव को नाना साहेब भी कहा गया 1740 से 61। पॉपुलरली नाना साहेब कहते थे, 20 साल की उम्र में गद्दी पे बैठते हैं। साहू की डेथ होती है 1749 में। उसके बाद जो फुल मैनेजमेंट है स्टेट अफेयर्स का वो पेशवा के हाथों में आ गया। मुगल एम्पायर के साथ एग्रीमेंट होता है कि पेशवा मुगल्स को प्रोटेक्ट करेंगे उसके दुश्मनों से, जैसे कि अहमद शाह अब्दाली से, और चौथ जो है इन रिटर्न उसको मिलेगा। 1752 में ये कहा गया। पेशवा माधवराव 1761-62 में बाजीराव वन के बाद ग्रेटेस्ट पेशवा थे। मराठा प्रेस्टीज को रीस्टोर किया। पानीपत का जो डिजास्टर हुआ 1761 में, उसके बाद जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा दिया था। तो ऑल्सो अंडर हिम महाजी सिंधिया इनके टाइम पे जो है राइज करते हैं, जो ग्रेटेस्ट मराठा लीडर थे पानीपत के बाद। मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में रीस्टोर करते हैं मराठा प्रोटेक्शन में 1771 में। माधव राय मात्र 27 साल की उम्र में उनका डेथ हो जाता है। मराठा पावर फुली रिकवर नहीं किया जा सका। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें मराठा हार जाते हैं अहमद शाह अब्दाली से। विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ इनका डेथ हो जाता है। पेशवा बालाजी बाजीराव को शॉक करता है और बैटल के 6 मंथ्स में ही डेथ हो जाता है। मराठा पावर एक ऑल इंडिया डोमिनेंट फोर्स के रूप में एंड हो जाता है। सक्सेसर्स बालाजी बाजीराव के देखें तो माधव राव 1761-62, नारायण राव 1772-73, सवाई माधवराव 1773-95, बाजीराव टू 1795-1818। नाना फडणवीस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्समैन थे लेट मराठा पीरियड के, और मराठा पॉलिटिक्स में इन्होंने डोमिनेट किया पानीपत युद्ध के बाद, और इनको मराठा मैकियावेली कहते हैं। आप जानते होंगे मैकियावेली को, इन्होंने किताब लिखा है द प्रिंस। नाउ एंग्लो मराठा वार हुए पहला 1775 से 82 में। इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो गवर्नर जनरल था, उसने रघुनाथ राव या रघोबा का साथ दिया पेशवाशिप के लिए, जहां अंग्रेजों की हार हुई और एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था वार्ड कन्वेंशन ऑफ वाडगॉन 1779 यानी 1779 में पुणे के नजदीक। बाद में ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में भी साइन हुई, और रघुबा का जो कॉज था कि उनको पेशवा बनाना है, ये रिनाउंस कर दिया गया, नहीं छोड़ दिया गया। नाउ सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 6 में हुआ। इसमें पेशवा ने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया। सब्सिडरी अलायंस था ट्रीटी ऑफ बसीन, इसके तहत 1802 में। मराठा कॉन्फेडरेसी ने ब्रिटिश को चैलेंज किया। महाजी सिंधिया को हराया गया। पटपड़गंज की लड़ाई 1803 में अगेंस्ट ब्रिटिश। सिंधिया और भोसले को हार का सामना करना पड़ा। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817-18 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारीज के खिलाफ जो है मतलब आगे बढ़ा, लेकिन इस दौरान इसने जो मराठों की सोवरेंटी थी उसका उल्लंघन किया, और इसीलिए मराठों से लड़ाई हुई और मराठा बुरी तरह इसमें हारते हैं और मराठा पावर परमानेंटली खत्म हो जाता है। क्यों डिक्लाइन हो गया मराठों का? तो जो तीसरा बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ, ये ग्रेटेस्ट ब्लो दिया। अहमद शाह अब्दाली ने जो हराया, जो टॉप कमांडर्स और सोल्जर्स थे वो मार दिए गए। पेशवा का सक्सेशन डिस्प्यूट हो जाता था, तो मराठा कन्फेडरेसी को डिवाइड कर दिया। कोई कॉमन नेशनल विजन नहीं था, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंफीरियर थी, ब्रिटिश की आर्टिलरी एंड डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाया। ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में हुआ, जिसमें बाजीराव दो ब्रिटिश के सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आपने मराठा इंडिपेंडेंस को ही खत्म कर दिया। ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया, इसमें सेपरेट ट्रीटी कर लिया इंडिविजुअल मराठा चीफ्स के साथ। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द मिडिवियल इंडिया। इसके बाद हम लोग मॉडर्न इंडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे, और हमने पर्सनालिटीज पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है,
तो देखिए हमने ये सारी पर्सनालिटीज का नोट्स बना दिया है, तो इनको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।